कुड़ुख वर्ल्ड के सभी साथियों को मेरे तरफ से मोंजरा। आज मैं आप लोगों के पास लाया हूं प्रोफेसर विश्वासी एक्का को, जो अंबिकापुर में प्रोफेसर है और आज आप लोगों के साथ इस कुड़ुख वर्ल्ड के माध्यम से रूबरू होना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं और कुछ उससे हम लोग सीख पाए, प्रेरणा ले सकें। मोंजरा निंगन हूँ, आपको भी नमस्कार, स्वागत है आपका। जोहार, नमस्ते। और जितने भी साथी मुझे देख पा रहे हैं सबको जोहार। इससे धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आप परिचय दें। जी, मैं विश्वासी एक्का, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बटेकिला गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता स्वर्गीय प्रेम साय तिग्गा और माता स्वर्गीय सोसन तिग्गा। मैं अभी वर्तमान में जिला मुख्यालय अंबिकापुर में शासकीय राजमोहनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विषय के प्राध्यापक पद पर पदस्थ हूँ और आप लोगों के सम्मुख आज बातचीत के लिए मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद परिचय के लिए। तो सर, एक मैं जानना चाहता हूँ कि आप हिंदी के प्रोफेसर हैं और हिंदी में काफी समय से आप काम कर रहे हैं हिंदी के क्षेत्र में, और टीचिंग तो आपका है ही जॉब। तो इस जॉब में आने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, मतलब कैसे आप एक प्रोफेसर के रूप में स्थापित हो पाए? देखिए, पढ़ते समय तो इतना कि हमारा समय भी कुछ अलग था। आज आप बच्चों से पूछेंगे तो सबका एम पता होता है कि हमें पढ़ के क्या करना है, किस जॉब में जाना है। हमारा समय बहुत ऐसा नहीं था। ये था कि पढ़ना लिखना है और कुछ बेहतर करना है जिंदगी में। तो यही है कि पढ़ाई के दौरान ही हिंदी विषय के प्रति मेरा रुझान था। पत्रिकाएं भी पढ़ती थी उस समय, जो चंपक और नंदन कानन और सरिता इत्यादि पत्रिकाएं आती थी। तो पढ़ते पढ़ते हिंदी के प्रति रुचि जागृत हुई और मैंने बीए करते हुए भी हिंदी विषय, अपने 3 मुख्य विषयों में से हिंदी विषय को चुना और स्नातकोत्तर के लिए भी मैंने हिंदी विषय को चुना। और इस प्रकार क्या है, जो मेरी साहित्य की प्रति रुचि थी और हिंदी के प्रति वो बढ़ती गई और आज मैं जहाँ हूँ वो उसी का परिणाम है। तो ये प्रोफेसर में आने के लिए आपको कुछ एग्जामिनेशन देना पड़ा होगा या तो कुछ तैयारी करनी पड़ी होगी? हाँ। किस तरीके से मैंने यहाँ तक पहुंचे आप, मैंने यहाँ तक आने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, उसकी किस चरण से गुजरना पड़ा? जी, ये लोक सेवा आयोग ऐसे परीक्षा होती है और उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था, और जहाँ इंदौर में इसका कार्यालय जो लोक सेवा आयोग का था, तो वहाँ परीक्षा हुई। और जो परीक्षा कहेंगे कि जैसे आज नेट या सेट देते हैं परीक्षा लोग प्रोफेसर बनने के लिए, तो उसके लिए जो सिलेबस होता है, तो उसी तरह उस समय भी हमारे लिए सिलेबस था, पाठ्यक्रम था कि परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे। और उस पाठ्यक्रम के हिसाब से ही मैंने पूरी तैयारी की और परीक्षा दिया। और मेरी रुचि तो थी पहले से ही, और इस तरह से तैयारी बहुत। आज भी यदि मैं कहूँगी कि जो इस जॉब में आना चाहते हैं तो उन्हें पाठ्यक्रम, जो उसका सिलेबस होता है, बिल्कुल सिलेबस में डूबकर बहुत गहराई तक जाकर पूरी तैयारी करिए। मैंने भी वही की थी और वो सबसे आसान तरीका है आपको किसी भी जॉब में। और जैसे इस जॉब में मैं आई हूँ तो वो बहुत जरूरी है, इसकी तैयारी करिए। उसके बाद आपकी तैयारी खुद ब खुद और रास्ता आपका खुद ही क्लियर होता जाएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे निश्चय। बहुत खूब। तो हमारे कुड़ुख वर्ल्ड में जो दर्शक बंधु हैं, जो देख रहे हैं, वो समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपका प्रोफेसर
इस पद पर आना हुआ, तो आप भी कुड़ुख वर्ल्ड के जो सदस्यगण है, जो कम से कम जो 10वीं पास किए हैं, आप भी एक लक्ष्य लेकर के चलिए और उसमें आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये उसका सिलेबस होता है। प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अभी तो बहुत प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा हो गई है, तो आज और ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है, बहुत मेहनत की जरूरत है। तो मैं आपसे आगे ये जानना चाहूंगा कि आप अभी तक कहाँ कहाँ पदस्थ थे और आपका अभी किस पद, प्रोफेसर में तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर और कई उसमें भी कैटेगरी होता है, तो ये चीज बताएंगे। हाँ, तो मेरी पहली पोस्टिंग मध्य प्रदेश में ही शहडोल जिले के अंतर्गत जैतपुर एक तहसील प्लेस था, वहाँ पहली पोस्टिंग थी मेरी। उसके बाद मैं अपने गृह जिले अंबिकापुर स्थानांतरण के पश्चात आई शासकीय राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, और यहाँ लगभग 16-17 साल जॉब करने के बाद मेरा स्थानांतरण 2016 में कवर्धा में बोरला एक छोटी सी जगह है, मैकल पर्वत श्रेणी जहाँ से शुरू होती है और सतपुड़ा के घने जंगल जहाँ से शुरू होता है, तो वहाँ एक कॉलेज है बहुत प्रकृति के सुरूम में स्थल पर, तो बोरला वहाँ में रही। और वहाँ 1 साल रहने के पश्चात मैं पुनः अपने गृह जिले अंबिकापुर में शासकीय राजमोहनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्थानांतरित होकर आई हूँ और वर्तमान में मैं वहीं पर। मैं भी एक बार जब बचपन में पढ़ता था हिंदी का किताब स्कूल में विशेषकर, उसमें एक कविता पढ़ते थे, सतपुड़ा के घने जंगल। आज भी उसका शीर्षक कम से कम हमको याद है, आपका बात समझ भवानी प्रसाद मिश्र की कविता तो बहुत अच्छी कविता है, बहुत। हाँ, बहुत अच्छी और है। जब मैं अभी वहाँ बोरला में रहते हुए मुझे भी वो कविता याद आ गई थी और वहाँ रहते हुए मैंने कुछ लिखा भी उसको सोचकर। बहुत अच्छी जगह है वहाँ, प्राकृतिक रूप से देखें तो बहुत बढ़िया है। उसका क्योंकि आप याद दिला दिए, 2-4 लाइन सुना पाएंगे उसका, सतपुड़ा के घने जंगल। जी, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे गोड़ तगड़े और काले। बहुत बढ़िया कविता है, बहुत अच्छा है। मैं तो भूल चुका हूँ, बस शीर्षक हमको याद है और कुछ नहीं, क्योंकि बचपन में स्कूल के टाइम में पढ़ा था, स्कूल समय में। तो ठीक है, ये दूसरे कोई बहुत पहले कोई लेखक उसको लिखे थे। अब मैं भवानी प्रसाद आपके बारे में भी बहुत जानता हूँ कि आप अभी काफी आपका जॉब और प्रोफेसर के पद पर तो आपका काम कर ही रही हैं आप, लेकिन आपका पहचान लेखन के क्षेत्र में भी है, कविता, कहानी, हिंदी लेखन और कुड़ुख में भी आप लिख रहे हैं। तो आपका जो आर्टिकल लिखना या तो पोएम से कहानी लिखना, बहुत आप उसमें मेहनत कर रही हैं और आपका किताब भी निकल चुका है। तो मैं बस प्रयास है छोटा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी लेखन में आपने क्या क्या किया है? हिंदी लेखन में देखिए, शुरू से मैं बताऊं कि जैसे मेरी रुचि थी, मैंने बताया, तो जब मैं कक्षा 9वीं में थी, 9th क्लास में, तो उस समय स्कूल, गर्ल्स स्कूल अंबिकापुर में ही पढ़ती थी मैं। तो मंजरी पत्रिका निकलती थी, तो सबसे पहले मेरी कविता उसमें छपी थी, सरगुजिया बोल। और इस तरह से मैं कुछ पंक्तियाँ लिखती रहती थी, कुछ पैराग्राफ्स लिखती थी, डायरी लिखने का शौक था, और कुछ उस समय उम्र के हिसाब से शेर व शायरी वाली अंदाज में कुछ लिखा करती थी। इस तरह से लिखते लिखते क्या है कि जो कच्ची कहेंगे, जिसको लिखना मैं सीख ही रही थी, कलम चलाना। करते करते मैं कॉलेज तक आते तक भी मेरी डायरी मैं लिखती रही। और सही मायने में मैं कहूँ तो इस जॉब में आने के बाद और सन 2000 के बाद ही मैंने लिखना थोड़ा गंभीर होकर के लिखना शुरू किया। और मेरी पहली कविता पुस्तक
2018 में लक्ष्मणिया का चूल्हा शीर्षक से प्रकाशित हुई। रांची से मैंने प्रकाशित कराई वो पुस्तक, प्यारा के पेट्टा फाउंडेशन रांची से। और उसके पहले NBT राष्ट्रीय पुस्तक न्यास दिल्ली से, तो वहाँ से एक कहानी की पुस्तिका कजरी यह प्रकाशित हुई, और वह कहानी की सतत और प्रौढ़ शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु वो कहानी मुझसे मांगी गई थी, और वो 2017 में आ चुकी थी। और वो है पुस्तक है, मेरी 2 पुस्तकें हैं कुल मिलाकर कहूँ तो। मैं कविता पुस्तक लक्ष्मणिया का चूल्हा और वो कहानी पुस्तक, और इसके अलावा पत्रिकाओं में तो कहानियाँ, कविताएं या आलेख आते रहते हैं। वागर्थ है, नया पथ है, हाशिए की आवाज़ है, हंस है, अक्षर पर्व और दक्षिण कौशल की पत्रिकाएं हैं। तो उसमें आर्टिकल आते हैं या कविताएं। और आकाशवाणी अंबिकापुर में समय समय पर जब अवसर मिलता है तो काव्य पाठ का, कहानी पाठ का तो या परिचर्चा का, तो वहाँ भी मैं जाती हूँ। बहुत खूब। आपका हिंदी में आदिवासी या उरांव लोग विशेषकर हिंदी के क्षेत्र में बहुत कम पाए जाते हैं हिंदी लेखन में, चाहे कविता हो, कहानी हो। लेकिन आप इतने सारे किताब लिख चुके हैं, और नेशनल स्तर पर भी किताब आपका छप चुका है, और रांची में भी प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन के द्वारा आपका किताब पब्लिश हुआ है। तो आपने जो पहली किताब कहा, ये मेरे ख्याल से फुलमनिया की चूल्हा, ऐसा कुछ लक्ष्मणिया का चूल्हा, ये दूसरी किताब है, दूसरी। हाँ, तो इस किताब का जो कुछ अंश है जो खास आपको लगता है, उसको थोड़ा सा पंक्तियां सुनाएंगे हमारे दर्शकों को। जी। तो मैं कविताएं लिखती हूँ तो अपने जो आसपास मैं जो कुछ देखती हूँ, जो हमारा समाज है और आदिवासी समाज है या ग्रामीण परिवेश जहाँ से मैं आती हूँ, तो जो कुछ मैं देखती हूँ उन्हीं चीज़ों को कविताओं में रचने का प्रयास करती हूँ। तो इस संग्रह की, लक्ष्मणिया का चूल्हा संग्रह की पहली कविता, जो मेरी दादी, मेरी अज्जी को समर्पित है। मेरे आजी का नाम था बिरसू, हम लोग अज्जी बोलते हैं कुड़ुक में, तो बिरसू। तो आजी अक्सर कहानियाँ सुनाया करती थी, जैसे बच्चों को सुनाते हैं। तो कुछ बताती थी कि हमारे समय में ऐसा होता था, ऐसा पहनते थे। मुझे भी बड़ा शौक था कि पूछती रहती थी कि अजी आप लोग क्या पहनते थे, कैसा होता था, तो बताया करती थी। तो एक बात उन्होंने बताई थी, और वो घटना मुझे बहुत प्रभावित की, और मैंने उसको कविता के माध्यम से उसको लिख लिया। मेरी दादी को समर्पित मेरी पहली कविता पुस्तक की मैं सुनाती। मतलब आपका कविता में जो है आपका दादी का भी योगदान है। बिल्कुल, मेरी दादी का है, मेरी माँ का। ये जो मेरी पुस्तक है, देखिए, ये लक्ष्मणिया का चूल्हा, इसका मुख्य पृष्ठ है। तो इसमें जो एक चूल्हा फूकती हुई स्त्री है ना, तो मैंने उसको लिया कि चूल्हा फूकती हुई स्त्री। मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने एक बार कहा था, जब मेरी माँ पुस्तक प्रकाशित होने के पहले ही चली गई दुनिया से, तो मैंने कहा था कि मम्मी, मैं कभी अपनी कविता पुस्तक प्रकाशित कराऊंगी, मैं चाहती हूँ कि उसका शीर्षक में लक्ष्मणिया का चूल्हा रखूंगी, तो उसमें मुझे एक चूल्हा फूकती हुई स्त्री का चित्र चाहिए, तो क्या आप मुझे उपलब्ध कराएंगी? मम्मी ने कहा क्यों नहीं। और अभी भी हमारे घर में, छोटे शहर अंबिकापुर में रहते हैं, तो चूल्हा मम्मी रखती थी, दाल इत्यादि भूनती थी उसमें। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और वो चूल्हा फूक रही है और चित्र में, और मैंने फोटो खींचा था अपने कैमरे से, और उसी फोटो को आधार बनाकर मैंने ये चित्र कवर पेज बनाया। तो ये जो है, तो उसको उन्होंने, जो हमारे अंबिकापुर शहर के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हैं श्रवण कुमार, राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं, तो उन्होंने इस चित्र को बनाया। फाइन आर्ट और ये मॉडर्न आर्ट मिलाकर के उन्होंने बनाया, तो काफी कुछ लुक देने का प्रयास किया था। तो मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान, मेरे माँ पापा को समर्पित है, और पहले कविता दादी को समर्पित। पहले मैं जब छोटा था तो उस समय एक फुकनी हुआ करता था, फुकनी लंबा सा पाइप रहता था, उसमें इसे लंबा करके लोग फूकते थे। आजकल वैसा अब तो है नहीं, चूल्हा लोग उपयोग करते नहीं है, हालांकि गांव में आज भी चूल्हा जलाते हैं, आज भी फूकने रखते हैं, गांव में आज भी चूल्हा जलता है। तो इतना बढ़िया आपका जो कविता
लिखी हैं वो पूरा आपका जीवन शैली, आदिवासी जीवन शैली, या तो आप जो अनुभव किए हैं बचपन से लेकर के आप पढ़े, युवा हुए, उस दौरान का जो अनुभव है वही चीज इसमें चित्रण आपने किया है इस किताब में। तो अब मैं उस कविता कुछ जानना और सुनना चाहूंगा और हमारे श्रोताओं को भी सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कविता का शीर्षक है बिरसो। कितनी खुश थी आजी, कितनी खुश थी जब मैंने पूछा था कान के छिद्रों में अपनी कानी उंगली घुसाते हुए, आजी आप 5-5 बालियां पहनती थी कानों में? हंसते हुए कहा था आजी ने। अरे नहीं रे नतिया, मैं तो खोजती थी छिद्रों में शाही के काले सफेद कांटे, वही तो थे मेरा गहना, मेरे हथियार। एक दिन आजो को गुस्सा आ गया था किसी बात, एक दिन आजो को गुस्सा आ गया था किसी बात पर, मारने दौड़े थे आजी। यकायक ठिठक गए थे आजो के कदम, आजी के हाथों में शाही के कांटों को देख ललकारा था आजी ने, हथियार बन गए थे शाही के कांटे। विजयी मुस्कान तैर गई थी होठों पर, दमक उठा था चेहरा। बिरसो नाम था आजी का, बिरसो नाम था आजी का। सुनती हूँ गोष्ठियों में नारी सशक्त हो रही है, याद आ जाती है आजी शाही के काले सफेद कांटे और ठगे से आज। ये मेरी पहली कविता है दादी आजी को। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत क्या एकदम धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल विशेषकर जो है ना आजी शब्द जो आया है ना, ये हमारे आदिवासी मैंने एक तरह से क्या कहेंगे आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करता है और बखूबी आपने उसमें इस कविता में चित्रण किया है। जी सर, वैसे क्या है कि कुड़ुक में तो अज्जी कहते हैं, अज्जी, लेकिन जो मेरा गांव है तो मेरे गांव में बहुत सी जातियों के लोग रहते हैं। गुप्ता भी हैं, लोहार भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, खैरवार भी हैं। तो एक तरफ से जो सरगुजिया बोली का असर है तो वहाँ पर आजी कहते हैं, तो आजी है, तो अन्यथा तो कुड़ुक में अज्जी बोलते हैं लोग। अज्जी है ना, और मेरे ख्याल से हिंदी में दादी बोलते हैं ना, दादी दादी जी। अच्छा, एक आध कविता और सुना दीजिए इसी का, इस किताब का। बहुत अच्छा लगा ना, तो और सुनने का मन कर रहा है। बिल्कुल, इस किताब की भी सुनाऊंगी और आप समय देंगे तो अभी बिल्कुल फिलहाल में इस 5-6 महीने में जब हम लोग इस कोरोना संकट से गुजर रहे हैं, उस समय जो कुछ कविताएं लिखी हैं वो भी मैं सुनाना चाहूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल। और एक घटना है जो मेरे ननिहाल में नानी के गांव में घटित हुई थी, वो भी मैंने सुनी थी घटना कि नदी के बालू में सोने के कण मिलते, तो उसको लोग डाल करके इकट्ठा करते थे। इतनी गरीबी थी कि सारा दिन बालू छान रहे हैं, कुछ कण मिल गए तो उसको इकट्ठा करके बेचने ले गए। तो इस पर मैंने कविता लिखी है, रुई सी खुशियाँ। रुई सी खुशियाँ, रुई ओंठती वह झुर्रियों वाला चेहरा, रुई ओंठती वह झुर्रियों वाला चेहरा, सिकुड़ी हुई चमड़ी माथे पर चुचवाता पसीना। जाने क्या सोच रही रुई अलग बिनौले अलग, हक सफेद रुई के फाहे, उसके दांत भी तो ऐसे ही दिखते थे सुंदर रुझमुझ। ठुकवाना चाहती थी वह भी दांतों में सोने की कील, हंसना चाहती थी खुलकर, हाथों में चलने ले चाल कर नदी का बालू, सोने के कण बीन कर पीना चाहती थी अंजूरी भर खुशी। पता चल गया गांव के मुखिया को, पता चल गया गांव के मुखिया को, लग गए पहरे, बह गई खुशियां नदी की धार। किसे मालूम था गरीब नहीं बीन सकते खुशियां, किसे मालूम था गरीब नहीं बीन सकते खुशियां, काटना पड़ता है उन्हें गरीबी की फसल। रुई ओट कातना है सूर, देना है बुनकर को, मोटहा साड़ी पहनने की चाह बलवती हो उतर आई है आंखों में। सो की आवाज दे पटकती है लाठी, मुर्गियों से बचाना है बिनौले को, बोना है अगले साल फिर कपास, इकट्ठा करना है खुशियां रुई की ढेर, इकट्ठा करना है खुशियां रुई की ढेर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि श्रोता लोग जो सुन रहे हैं
वो लोग भी इसका कविता का आनंद लेंगे और उसमें महसूस करेंगे, अपने दिल में महसूस करेंगे कि कविता का भावार्थ क्या है, और उस हिसाब से मनोरंजन के साथ साथ उसमें अमल भी करने की कोशिश करेंगे, उसका भाव और साथ में जीना भी उसी हिसाब से पड़ेगा। तो मैं, ये आपकी दूसरी किताब है कजरी, तो उसके बारे में भी जानना चाहूंगा। कजरी जो पुस्तक है उसमें जैसे सतत और प्रौढ़ शिक्षा जो गांव में चलाया जाता है प्रौढ़ों के लिए शिक्षा है, तो उसमें ये कहा गया था, कार्यशाला हुई थी और कहा गया था कि कहानी लिख कर देना है। मेरे साथ और भी लोग थे, हम लोग 19-20 लोग थे। तो कहा गया कि सरल भाषा में कुछ ऐसी कहानी लिखिए जो गांव के लोग पढ़ सकें, आसानी से समझ सकें और कुछ संदेश दी जाए। तो उस कजरी जो कहानी है उसमें एक गाय का जिक्र मैंने किया है, और वो मैं बता दूं आपको कि वो कहानी मेरी पहली कहानी थी। अच्छा, पहली कहानी वहीं से मैंने शुरुआत की, और उसके बाद मैंने अभी तक के मेरे पास कहानियां हैं, 19-20 कहानियां हो चुकी हैं, कुछ छपी हैं पत्रिकाओं में। तो ये मेरी पहली कहानी है, एक न्यू की तरह मैं कहूँगी। तो इसमें मैंने ये दिया है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण को लेकर लिखा है कि प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक मैंने ये कहानी शायद लगता है 2013-14 की बात है, हाँ 13-14 की बात है, तब मैंने लिखी थी। तो जो जानवर होते हैं पॉलीथीन खाकर कैसे वो मर जाते हैं, उनकी मौत का कारण हो जाता है, या फिर खेतों में पॉलीथीन जाता है तो फिर वो खेतों को कैसे बंजर बना देता है, अनुपजाऊ कर देता है, और तमाम जो प्लास्टिक के दुष्प्रभाव हैं उसको मैंने बताने का प्रयास किया है इस कहानी के माध्यम से, कि एक गाय है वो प्लास्टिक खा जाती है और अंततः वो मर जाती है। तो ऐसे कितने जानवर हर साल मर जाते होंगे, और प्लास्टिक का कितना नुकसान होता है हमारे स्वास्थ्य पर, चाहे वो जमीन हो, मिट्टी हो, है ना, और जानवर इंसान हो, सबके लिए सरल शब्दों में एक कहानी मैंने गढ़ी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कहानी की किताब है एक ही कहानी है या फिर ये कहानी संग्रह है? ये नहीं, एक ही कहानी है। एक ही कहानी। हम लोग 19 लोग थे तो 19 लोगों से एक एक कहानी मांगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक कहानी है। अच्छा, इस कहानी का भी कहे कि वो साहित्यिक लैंग्वेज में होगा, मैं थोड़ा सा मैंने कम से कम 4-5 मिनट सुनना चाहूंगा इसका। मैंने शुरुआत का ही आप बता दीजिए, शुरुआत कैसे हुआ? मेरे हाथ में पुस्तक नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, कभी हमारे मुझे ध्यान नहीं आया कि मुझे तो कोई बात नहीं, किताब नहीं है तो हम दर्शक बंधु ये किताब कभी खरीद लेंगे या देख लेंगे कहीं, पढ़ लेंगे। तो मैं, जैसा कि आप अभी काफी नाम इसमें कमा चुके हैं हिंदी लेखन में, कविता, कहानी और भी आर्टिकल्स वगैरह लिखने में, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं? हाँ, सन 2018 में ही छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन शाखा है साहित्य की, तो उसके तहत 2018 में उत्कृष्ट काव्य लेखन के लिए छत्तीसगढ़ में मुझे पुनर्नवा पुरस्कार मिला कविता के। अच्छा। दिल्ली में साहित्य अकादमी जो है, साहित्य अकादमी बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर काव्य पाठ का मौका मिला था। रांची में भी, कलकत्ता में भी नीलांबर कोलकाता के नाम से आयोजित करते हैं, वो है। तो ये इस तरह ये मंच है, तो दिल्ली का एक बड़ा मंच है साहित्य अकादमी का, तो वहाँ काव्य पाठ करने का मौका मिला जी। केरल में कोट्टियम, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टियम के पाठ्यक्रम में ये लक्ष्मणिया का चूल्हा पुस्तक की जो शीर्षक कविता है, कविता को पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर में पीजी के पाठ्यक्रम में आदिवासी अध्ययन के अंतर्गत उसमें उस कविता को सम्मिलित किया गया है। और अभी पता चला है अभी कि स्नातक के बीए के पाठ्यक्रम में एक मेरा आलेख है, वो भी समाहित किया गया है। तो मतलब स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों में, स्नातक में आलेख है और स्नातकोत्तर में कविता सम्मिलित किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका मतलब
कोर्स में भी शामिल किया जाना मतलब आपका लिखने का जो उत्कृष्टता आपका जो है वो प्रदर्शित करता है कि लोगों ने उसको अगर चुनाव किया कोर्स में तो मतलब कुछ देख करके चुनाव किया होगा। तो जाहिर सी बात है कि आपका कविता बहुत अच्छा है होगा। पता नहीं, ये तो पाठक तय करेंगे और विद्यार्थी तय करेंगे कि कितना बेहतर मैं कुछ कर पाई हूँ, तो वो तो तय करेंगे। कुछ कविताएं कविता कोश में गूगल में आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो कविता कोश में मेरी कुछ कविताएं पढ़ने को मिल जाएगी। अच्छा, हिंदी के मामले पर, हिंदी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें और कोई बात आप बताना चाहेंगे हिंदी में? जी, मैं साहित्य से जुड़ी हुई बात ही करूंगी। जैसे मैं लेखन कर रही हूँ कि मैं देखती हूँ कि मैं झारखंड अक्सर जाती हूँ कार्यक्रमों में। झारखंड में जो हमारा आदिवासी समाज है वो लेखन के क्षेत्र में बहुत आगे है। मैं देखती हूँ वहाँ पर पत्रकारिता में, लेखन में बहुत आगे है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में थोड़ी कमी है मुझे लगता है। मैं हूँ, एक कुसुम मातुरी हैं, देवमाई लकड़ा है, तो हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं। बाकी झारखंड में बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि लिखना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, एक अच्छा पाठक होना भी बड़ी बात है। जैसा कि हम लोग आजकल देखते हैं कि साहित्य के प्रति रुझान लोगों का कम हुआ है, खासकर युवा पीढ़ी का। तो पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती हैं। बिल्कुल सत्य बात है कि पुस्तकें बहुत अच्छी मित्र होती हैं और पुस्तकों से हम बहुत कुछ विभिन्न तरह की, साहित्य तो खैर जीवन से जुड़ा हुआ है, साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, तो साहित्य हमें बहुत कुछ देता है। तो यदि हम पढ़ने की आदत डालें तो बहुत बहुत अच्छा हम ज्ञान है या समझ है, अपना दृष्टिकोण है, वो हम बना सकते हैं, अपना व्यापक दुनिया को देखने की समझ कर सकते हैं। तो पढ़ने की भी रुचि होनी चाहिए। मैं ये कहूँगी साहित्य पढ़ने के प्रति हमको, अपने जो युवा पीढ़ी हैं, बच्चे हैं, तो उनको उधर मोड़ना चाहिए, मेरा ख्याल है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि शिक्षा, जितना ज्यादा आप किताब पढ़ेंगे, उसमें ध्यान करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके चरित्र में या फिर आपका व्यवहार में, हर चीज में आपका ज्ञान बढ़ेगा और एक आप समाज में और देश के लिए भी आप एक अच्छा नागरिक और एक प्रेरणा स्रोत बन पाएंगे। तो ये आपका बहुत अच्छा, आपने ये शिक्षा दिया है। अब अगर हिंदी के क्षेत्र में आप का हो गया हो तो हम लोग कुड़ुख की ओर चलें, और कुड़ुख में भी शायद आपने कुछ लेखन वगैरह किए हैं, कुछ कहानी या कविता, तो उसको आप बताएंगे? जी, ये चूंकि मेरी मातृभाषा कुड़ुख है तो कुड़ुख में भी मैं प्रयास कर रही हूँ। कुड़ुख में तो कई कहानी कहूँ तो मैं एक ही कहानी में अभी तक लिख पाई हूँ कुड़ुख में, और कविताएं मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास कुछ कविताएं हैं, 20-25 कविताएं हैं कुड़ुख में, और चाहती हूँ कि एक कुड़ुख का भी संग्रह आए, तो उस प्रयास में भी लगी हूँ, कोशिश कर रही हूँ, देखिए कहाँ तक सफल होती है। तो कुड़ुख का कुछ पंक्तियां सुनाएंगे? बिल्कुल। एक कविता है, हमारे जो गोत्र होते हैं, हमारे जो कि मुझे समुदाय से आती है मैं कुड़ुख समुदाय से, तो हमारे जो गोत्र होते हैं तो उन गोत्रों को लेकर के मैंने एक रचने की कोशिश की कविता, तो वो मैं सुनाती हूँ। निम्ह गोत्र शीर्षक है, निम्ह गोत्र। बंदरा डेघा लगी ई डाड़ा ती आ डाड़ा, बंदरा डेघा लगी ई डाड़ा ती आ डाड़ा, का मंड मास हिलो हो दोलो मन लगी, एक्का अम्मती उड़खर खेखेल नु एक अलग, का बीती सन्नी सन्नी खद्दर संगल बेंगल मना लगना। कुजूर लड़गार आ लगी कोहा मन मैया, कुजूर लड़गार आ लगी कोहा मन मैया, का पर्दा लगी मिच्छा दरा मिच्छा, बड़ा पाना लगी अजम इम्बा खंजपा, का ओड़ा खा खा चरबर आ लगी इतरा, किंडो मिंज खलखो ओगा लगी
ऊना चे बर्चा का इंजो अर्गा लगी मैया दरा मैया तोप्पो क्रिकेटा तिरकी ओड़ा उड़ियार अलगी मिरखा मैया का एका नापे डंडी पाड़र लगी उड़ियार न डंडी फेस लपसार अलगी आड़ी एंठ अलगी का जिया हुसार अलगी पिंडी दरा पिंडी बेक ही एम्बा का आंखी गही एम्बा बेक ही एम्बा का आंखी गही एम्बा का और रात खा गही पोटों खई का इंजो दरा खैदाज का अड़खा लकड़ा गरजार अलगी परता दरा टोड़ंग लकड़ा गरजार अलगी परता दरा टोड़ंग का ईमा खज्जो नेदगा लगी मन केंदा जुमुर जुमुर एका दरा बोंगा चुंगा आरा मिच्छा दरा मिच्छा अर्गा मिच्छा दरा मिच्छा किरर अमके एरा का खोखा एंदर हुमल्ला का खोखा एंदर हुमल्ला रई तो खेड चंगे एकला रई तो खेड चंगे अरे वाह, मतलब कि आप हिंदी में तो है ही, कुड़ुख में भी एकदम आप छा गए है ना। इसमें इतना बढ़िया हमारे उरांव आदिवासी समुदाय का जो गोत्र है, टोटेम भी कहते हैं इसको, टोटेम। तो एक एक टोटेम के बारे में आपने उसका सिर्फ टोटेम ही नहीं बताया, उसका बखान भी कर दिया कि वो होता क्या है। मैंने उसका जैसे मछली है, उसमें मछली में 3-4 मछलियां हैं, उसको आप बोल रहे हैं कि वो ओगा लगी है ना, ओगा लगी। बहुत अच्छा कविता है आपका कुड़ुख में भी, और मेरे को लगता है चूंकि सर एक और सुनाना चाहूंगी मैं। अच्छा हाँ, ठीक। जैसे हमारे आदिवासी समुदाय में बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं, अच्छी बातें हैं, और बाहर के लोग बताते हैं जिन चीजों को, जबकि वो चीजें हमारे पास है ना, लेकिन हम उसको प्रचारित नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। और कुछ लोग क्या है कि उसको अपना कह करके या बता करके अपनी विद्वता बताते हैं। तो मुझे लगता है कि जो चीजें हमारे समाज के अंदर में है, समुदाय में है, उन चीजों को हमें ही बताना पड़ेगा लोगों, है ना। तो हमको जो हमारे समाज में देखते हैं कि लोग थोड़ा बोलने में पीछे रह जाते हैं, अभिव्यक्ति नहीं दे पाते हैं या भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो बोलना सीखना होगा। तो उस पर एक कविता है, नीमा तेंगना मने आर्ब अनर का मुनगा इदके, आर्ब अनर का मुनगा इदके अधी दाड़ा दरा अड़खानु एम्बा दरा विटामिन रहे। आर्ब अनर का मदवी मोह के डोई इसुम नलभरके का मदवी दरा डोई इसुम हूँ दौ के। आर्ब अनर का अमड़ी उनके बासी मंडे उनके का बासी दरा अमड़ी मंडी अजर दौगे की। आर्ब अनर का मोखा अड़खा मोह के मुडली अड़खा मोह के भूमा अड़खा कीमा अड़खा कोमा अड़खा इबड़ा दवाई कामची ओसा कुटुम मोह के इबड़ानु प्रोटीन रही। ओन मुंदती नमहे पुरखर इबड़ातिम जियन पोसर, ओन मुंदती नमहे पुरखर इबड़ातिम जियन पोसर नमन उज्जना सिखाबाचा। ई बलना आलारिन ने तेंगो, ई बलना आलारिन ने तेंगो निमागिन तेंगना मने एका से जे आर तेंगनर का चालीनु तुलसी इद और होले ताकदरा चाली बली दौ मने। तो बहुत बढ़िया। हमारे उरांव में या आदिवासी में बहुत सारे जो खान पान है, हमारा जो ये एक संस्कृति का भी अंग है, खान पान भी होता है, पहनना उड़ना। तो बहुत सारे हमारे आदिवासी लोग इस तरह का खान पान करते थे, कीमड़खा, कोमड़खा और पोकड़खा, इस तरीके से बहुत है। तो उसको आप बहुत अच्छा वर्णन किए हैं। और इस चीज को हम जो खाते हैं, हमारा जो खाने पीने का जो व्यंजन है एक तरह से कहिए, वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग इसको प्रचारित नहीं करते। आप मीडिया के माध्यम से जी अच्छा है, औषधीय गुणों से भी युक्त है। अभी आप आज की बात को ले लीजिए, आज का जो समय चल रहा है, जिस संकट से हम लोग गुजर रहे हैं, तो हम सभी को पता है कि जो आदिवासी क्षेत्र है या जो प्रकृति के ज्यादा करीब हैं, जो इन चीजों को खाते हैं, वनस्पतियों को दवा के रूप में या खान पान में जो समाहित किए हुए हैं, तो वो कोरोना जो वायरस है उससे कम संक्रमित। ये बहुत एक सीखने वाली बात है पूरी दुनिया को कि जो आदिवासी हैं वो अपने आप को कैसे बचा पा रहे हैं इन चीज़ों से, इस वायरस से कैसे लड़ पा रहे हैं, कैसे वो प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सब वजह हैं कि जो हमारे खान पान में के द्वारा हमारे शरीर में गया है, या हम जो खा पी रहे हैं या प्रकृति के सानिध्य में हैं, तो हम बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी
लड़ने की क्षमता हम अपने भीतर पैदा कर लें, तो ये बहुत अच्छा है। सही बात है। हमारे बहुत कम ऐसा सुनने को मिला है कि कोरोना से किसी की मृत्यु हुई हो, आदिवासियों का, विशेषकर जो गांव में रहते हैं उनका शायद ही मैं सुना नहीं हूँ अभी तक कि कोरोना से किसी का इंतकाल हो गया हो। ये भी है कि हम जब शहरों में रहने लगते हैं तो हमारे जीवन शैली भी बदल जाती है, हम अपने आदिवासियों को भूल जाते हैं, खान पान, रहन सहन, एक कृत्रिमता ओढ़ लेते हैं, आडंबर ओढ़ लेते हैं, तो फिर वो चीजें, जिन चीजों से हम दूर हो जाते हैं तो फिर उसका दुष्प्रभाव भी कई बार हमको, मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, किसी के लिए भी कह रही हूँ कि जब हम भी शहर में रह रहे होते हैं तो हम एक आदिवासियत को भूल जाते हैं, हमारा रहन सहन बदल जाता है, और हम कई बार क्या है कि जैसे हमारे पुरखे लोगों से लड़ लेते थे या गांव में रहने वाले आज भी लड़ ले रहे थे, तो हम उन चीजों से नहीं लड़ पाते। सही बात है। बहुत सारी बातों के बारे में आपने जानकारी दिया। आप क्योंकि संस्कृति से संबंधित बात हो रही है आपके कविता के माध्यम से, या जो बात हम कर रहे हैं, या खान पान के माध्यम से, तो आप गाने वगैरह में भी रुचि लेते होंगे, एक आध गीत गा पाएंगे, उड़ुक डंडी या सादरी जो भी हो। अच्छा, कोशिश करूंगी। गाने का शौक है, गुनगुनाने का, बहुत अच्छी आवाज तो नहीं है, पर चलिए आपने कहा तो उड़ुक में ही गाऊंगी मैं। जिया ओला लगी गया ओला लागी, जिया ओला लगी गया ओला लागी, भीतरे भीतरे जिया ओली, जिया ओला लगी गया ओला लागी, पारे ताओली चम्मरे मेरे नाम, पारे ताओली चम्मरे मेरे नाम, जिया ओली हो मनाए रे ना, जिया ओला लगी गया ओला लागी, भीतरे भीतरे जिया ओली, जिया ओला लगी गया ओला लागी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैंने जिया ओला लगी, जिया ओला लगी, बहुत अच्छा डंडी भी आप गाए। तो बहुत, अब मैं आखिरी में आपसे कुड़ुख वर्ल्ड चैनल के लोगों को कुछ आपको संदेश के रूप में या प्रेरणा देने के रूप में आपको कुछ कहना चाहेंगे? और जी, सबसे पहले तो कुड़ुख वर्ल्ड चैनल के सभी साथियों को और आपको भी मैं धन्यवाद दूंगी, आभार कहूँगी कि आपने मुझे अपनी बात रखने का यहाँ मौका दिया, मुझे बुलाया, और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। मैं देखती हूँ आपका चैनल कि आप प्रतिभाओं को ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं, और जैसा कि हमारा आदिवासी समाज है, हम बहुत स्वाभिमानी होते हैं और हमारे पास बहुत सी प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, कई बार हमें खुद पता नहीं चलता है, तो हम एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं, और आप जिस तरह से लोगों को एकत्र कर रहे हैं, इस मंच पर ला रहे हैं, और उसके माध्यम से पूरा चैनल ये काम कर रहा है कि आप हमारी संस्कृति की बातों को लोगों के सामने ला रहे हैं और सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत बेहतर कर रहे हैं आप लोग, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका चैनल और इस तरह काम करता रहे और लोगों को आप मौका दें, और हमारे समाज है, संस्कृति है, और उसकी अच्छी बातों को, और अच्छी के साथ मैं कहूँगी कि कुछ हर समाज होता है जिसमें कुछ दोष भी होते हैं, तो उन चीज़ों को भी हम एक तरह से विश्लेषण कर पाएँ, एनालिसिस कर पाएँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में हैं, और उनको दूर करने से हमारा समाज और बेहतर मुकाम हासिल कर पाएगा। तो ये भी हमको करना पड़ेगा, और आप कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप और बेहतर करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, और हम मुझे बुलाने का पुनः मैं धन्यवाद दूंगी आप सभी को पूरी की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस चैनल कुड़ुख वर्ल्ड चैनल में आप आए, अपना कीमती समय दिए, और सबसे बड़ी बात कि आप जो आपके अंदर में जो बहुमूल्य विचार है उसका हमारे कुड़ुख वर्ल्ड चैनल के माध्यम से आपने
लोगों के बीच में रखा। इन सारी बातों के लिए मैं आपको प्रूफ वर्ल्ड चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।